आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ थर्मल फिजिक्स। और थर्मल फिजिक्स में आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले दैट इज़ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर को हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री को जो मेज़र करता है दैट इज़ कॉल्ड द टेम्परेचर। अब हीट एनर्जी हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, और ये तब तक फ्लो करती है जब तक कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। जैसे ही हमारे पास दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये एक रॉड है और इसका टेम्परेचर है θ1, इस सरफेस का टेम्परेचर है θ2, जब तक हमारे पास θ1 और θ2 में डिफरेंस रहेगा तब तक हमारे पास यहाँ से हीट फ्लो करती रहेगी और इस तरफ जाती रहेगी, और ये तब तक जाएगी जब तक θ1 और θ2 बराबर ना हो जाए। जब θ1 और θ2 बराबर हो जाएंगे तो उस केस में जो हीट का फ्लो होगा वो हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। उस सिचुएशन को बोलते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। अभी आगे मैं बताऊंगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम और स्टेडी स्टेट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन हुई जिसमें दो ऑब्जेक्ट हीट का एक्सचेंज नहीं करेंगे। क्लियर? तो अगर उनको हमने किसी तरीके से थर्मल कांटेक्ट में रख दिया और अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो इट मीन्स उसके दोनों एंड्स जो हैं उनका टेम्परेचर इक्वल है और बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन किया ज़ीरोथ ने। ज़ीरोथ ने थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ दिया। उसने बोला कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और वो दोनों ऑब्जेक्ट किसी थर्ड ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सपोज ये कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, दिस इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ऑब्जेक्ट बी, एंड दिस ए इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ऑब्जेक्ट सी। सो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड द ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ बी, और ए और सी भी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इट मीन्स टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ सी। तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। दैट्स वाई दिस ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? अब इस टेम्परेचर को मेजर करने के हमारे पास तरीके क्या क्या हैं? डिग्री सेल्सियस स्केल, दूसरा स्केल क्या होता है फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा स्केल क्या होता है केल्विन स्केल। इसके अलावा और भी स्केल्स होते हैं लेकिन मैं फिलहाल बात इनकी करूँगा। डिग्री सेल्सियस स्केल का मतलब ये हुआ कि उसमें लोएस्ट और जो अपर लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल में लोअर फिक्स्ड पार्ट और अपर फिक्स्ड पार्ट को 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और केल्विन स्केल में भी लोअर और अपर पार्ट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि k माइनस 273 अपॉन 100 इक्वल पार्ट्स दैट इज इक्वल्स टू c अपॉन 100 दैट इज इक्वल्स टू f माइनस 32 अपॉन 180। एक्चुअली में क्या हुआ कि केल्विन स्केल जो होगा 273 से स्टार्ट हुआ और सेल्सियस स्केल 0 से स्टार्ट होता है और फ़ारेनहाइट स्केल 32 से स्टार्ट होता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास जितने पार्ट्स में डिवाइड होता है उसको इस तरीके से हम रिलेट कर लेते हैं, तो उनका रेशियो हमेशा बराबर आता है। तो ये रिलेशन जनरली डिफरेंट स्केल्स में टेम्परेचर्स को कन्वर्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसको यूज़ करने के लिए जो जनरल एक्सप्रेशन है वो मैं लिख देता हूँ आपको, x माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो x क्या है हमारे पास? जो हमारे पास अननोन टेम्परेचर स्केल की कोई रीडिंग दे दी आपको, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। जैसे केल्विन की लोअर फिक्स्ड पॉइंट है 273, फ़ारेनहाइट की लोअर फिक्स्ड पॉइंट है 32 और डिग्री सेल्सियस की लोअर फिक्स्ड पॉइंट है 0, और अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट का डिफरेंस आपको दे दिया 100, 100 और 80। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एक नया स्केल बनाया जिसमें 200 इक्वल पार्ट है, तो नीचे हो जाएगा 200 और उसमें अगर उसने मेंशन कर दिया वो 0 से स्टार्ट करता है तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा 0
तो उस स्केल में क्या रीडिंग होगी वो भी हम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू बता रहा है ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर बता रहा है। तो इसका मतलब चेंज इन केल्विन स्केल अपॉन 100 इज इक्वल टू चेंज इन डिग्री सेल्सियस स्केल अपॉन 100 इज इक्वल टू चेंज इन फ़ारेनहाइट स्केल अपॉन 180 दैट इज इक्वल टू चेंज इन न्यू स्केल अपॉन डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्लियर? तो इसकी हेल्प से आप चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज अगर हमारे पास कोई रीडिंग है, हमारे पास टेम्परेचर दिया है हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस और आपको इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। तो फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन देखिए। सो C -0 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू F -32 अपॉन 180। तो C हमारे पास कितना हो गया 40। सो दिस इज 40 माइनस 0 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू F -32 अपॉन 180। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आ जाएगी वैल्यू। सो दिस F इज इक्वल टू 360 अपॉन 5 प्लस 32 72 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल। और अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सीधा क्या करना है, C प्लस 273 करना होता है। तो 40 प्लस 273 अगर करेंगे तो ये आपके पास 313 केल्विन के करीब आ जाएगा। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। और एक फॉल्टी थर्मोमीटर दिया है आपको, उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट 5 है और अपर फिक्स्ड पॉइंट 105 है। अगर वो थर्मोमीटर किसी स्टेज पर 25 रीड कर रहा है तो बताइए कि सेल्सियस स्केल पर वो टेम्परेचर कितना होगा। तो ये हमारे पास एक नया स्केल बना दिया उसने। मुझे नहीं पता ये स्केल क्या है, मैंने आपको तरीका बताया था उसको कैलकुलेट करने का। क्या है? x माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट दैट इज इक्वल टू C माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन 100। डिवीजन कितने उसके 100। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 25। सो दिस इज 25 माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज हाउ मच 5 अपॉन डिफरेंस ऑफ दीज टू इज 100 दैट इज इक्वल टू C अपॉन 100। तो आप इसको C की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। C आपका कितना आया 20 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द मेथड थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर फ्रॉम अ डिफरेंट स्केल टू डिफरेंट स्केल। ओके, चलो नेक्स्ट इज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? जब आप मैटर को हीट करते हो, इसकी स्टेट को चेंज किए बिना, तो जनरली ये क्या करता है, अपने आप को एक्सपेंड करता है। तो अगर मैं एटॉमिक थ्योरी की बात करता हूँ तो उस केस में क्या होता है कि आपने याद किया होगा थर्मल एक्सपेंशन अगर कर्व में आपको रिकॉल कराऊँ तो मॉलिक्यूलर थ्योरी से ये आपने देखा होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में जब कर्व बनाते हैं तो ये हमारे पास मीन पोजीशन आ गई। तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थर्मल एक्सपेंशन। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते हैं और उनके इंक्रीज होने से तो जो एटम्स की एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो एवरेज डिस्टेंस होती है एटम्स के बीच की वो बढ़ने लगती है और जो एटम होता है वो अपने आप में एक्सपेंड होने लगता है। तो सॉलिड्स के केस में थर्मल एक्सपेंशन मिनिमम होता है, मिनिमम फॉर सॉलिड्स, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन है, वाइब्रेशनल एनर्जी। सो सॉलिड्स के अंदर वाइब्रेशन सबसे कम होता है हमारे पास। क्लियर? और मैक्सिमम किस में होगा, गैसेस के केस में होगा, मैक्सिमम फॉर गैसेस, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं सॉलिड्स में मैक्सिमम होती हैं, गैसेस में मिनिमम होती हैं। इसी वजह से जो उनके बीच का वाइब्रेशनल गैप होगा वो गैसेस में बढ़ेगा तो उनमें एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, सॉलिड में कम होगा क्योंकि उनमें एक्सपेंशन कम होता है। क्लियर? सॉलिड्स जो होते हैं वो हमारे पास तीनों डायमेंशंस में एक्सपेंड हो सकते हैं।
1 डायमेंशनल एक्सपेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन भी हो सकता है। जबकि लिक्विड्स और गैसेस जो होती हैं वो सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन करती हैं, 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन करती हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ 3 तरह के एक्सपेंशन हुए। फर्स्ट इज लीनियर एक्सपेंशन, जिसको हम 1 डायमेंशनल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, लेंथ में चेंज होता है। सपोज हमारे पास अगर ये किसी रॉड की अगर इनिशियल लेंथ हमारे पास ये दे रखी है L0 और आपने इसका टेम्परेचर चेंज किया और टेम्परेचर चेंज करने से इसकी लेंथ में इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, अगर ये डेल्टा L हुआ तो दिस डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0 इंटू टेम्परेचर चेंज। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं अल्फा टाइम्स ऑफ L0 इंटू डेल्टा टी, वेयर दिस अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर? अब यहां से आप परसेंटेज चेंज भी निकाल सकते हो। दिस डेल्टा L अपॉन L0 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी इंटू 100। सो डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो यहां से परसेंटेज चेंज इन लीनियर एक्सपेंशन। सेकंड होता है हमारे पास सरफेस एक्सपेंशन। सरफेस एक्सपेंशन को सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं या इसको एरियल एक्सपेंशन भी, एरिया एक्सपेंशन भी बोलते हैं। 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन होता है। इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों एक्सपेंड होते हैं। तो अगर ये भी हमारे पास L0 है और ये भी L0 है, एक स्क्वायर प्लेट है, जब आपने इसका टेम्परेचर चेंज किया, इंक्रीज किया, तो उसका ये वाला सेक्शन भी बढ़ेगा और ये वाला सेक्शन भी बढ़ेगा। तो अगर एरिया निकालूंगा तो एरिया इज इक्वल्स टू A0 इंटू 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया को अगर मैं लिखता हूँ L स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू L0 स्क्वायर 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। जब आप इसको कंपेयर करते हो तो यहाँ से आपके पास बीटा कैलकुलेट करके आएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा। तो लीनियर एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन दोनों में ये रिलेशन होता है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो चेंज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, बीटा इंटू डेल्टा टी इंटू 100, परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन। इसी तरीके से थर्ड है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन कॉल करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर एक क्यूब ले लेता हूँ तो ये तीनों ही हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज होते हैं। तो अगर ये तीनों ही हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब जो वॉल्यूम अगर निकालूंगा तो वो हो जाएगा हमारे पास V0 इज इक्वल्स टू L0 क्यूब। तो उस केस में अगर मैं डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करता हूँ दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम इनटू गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, वेयर गामा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अगर आप परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते हैं डेल्टा V अपॉन V0 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू गामा इंटू डेल्टा टी इंटू 100, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं अल्फा के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करता हूँ तो दिस गामा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो तीनों में हमारे पास यहाँ पे रिलेशन आ गया कि अल्फा अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू गामा अपॉन 3। इट मीन्स अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल्स टू 1:2:3। सो इसका मतलब हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन तीनों में रिलेशन हुआ कि अगर किसी बॉडी में लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है तो उसका जो सुपरफिशियल वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। अब इन एक्सपेंशंस का हमारा डेली लाइफ में क्या एग्जांपल्स हैं? फॉर एग्जांपल आपने अपने घरों में गीज़र और जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन होती है वो देखी होगी, उसमें एक ऑटोमेटिक सेंसर लगा होता है। जैसे ही पानी गर्म हो जाता है तो गीज़र अपने आप कट ऑफ हो जाता है और फिर पानी का टेम्परेचर अगर कम हो जाता है तो अपने आप गीज़र ऑन हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बाईमेटालिक स्ट्रिप्स। बायोमेटालिक स्ट्रिप्स क्या होती हैं कि इक्वल लेंथ की हम 2 डिफरेंट मटेरियल्स की स्ट्रिप्स लेते हैं
डिफरेंट मटेरियल्स इसलिए लेते हैं क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिफरेंट होना चाहिए, उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो ऐसी स्ट्रिप को हम बोलते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप। सपोज ये मैंने एक बाई मेटालिक स्ट्रिप बनाई, सपोज दिस पार्ट इज स्टील एंड दिस पार्ट इज ब्रास। अभी ये नॉर्मल सिचुएशन है, लेंथ दोनों की बराबर है, और क्योंकि हमें पता है कि ब्रास के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो स्टील के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, जो हायर कोफिशिएंट वाला पार्ट होता है उसको बाहर की तरफ रखते हैं, और जब हम इसको टेम्परेचर देके हीट करेंगे तो क्या होगा, ये उस तरफ बेंड होगा जिस तरफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कम होगा, यानी टेम्परेचर देने से ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा। क्लियर? तो इसका एडवांटेज क्या होगा? इसका एडवांटेज ये होगा कि सपोज आपके पास ये थर्मोस्टेट है, यहाँ पर आपने एक पिन है, इस पिन के साथ ये हमारे पास इस तरीके से मैंने एक पिन बनाई है, ये हमारे पास स्टील है, ये हमारे पास ब्रास है, और ये यहाँ पर सर्किट कंप्लीट कर रहा है, इसके साथ कनेक्ट होगा। अब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन होने से क्या होगा, ये वाला सेक्शन इस तरीके से खुल जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ से पिन हट जाएगी, तो पिन कनेक्ट हो जाती है और पिन हट जाती है। सिंपल पेंडुलम जो होते हैं, जो क्लॉक्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, वो जनरली इनवार के क्यों बनाए जाते हैं? इनवार इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल ऑफ स्टील। तो इनवार को क्यों यूज़ किया जाता है, इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ आपको। देखिए, हमने ये पढ़ा है कि द टेम्परेचर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ पेंडुलम। क्लियर? अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो पेंडुलम की लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस लीनियर एक्सपेंशन। और ये जो लेंथ में इंक्रीज होगा ये कैसे होगा, तो ये हमने अभी पढ़ा है, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल्स टू एल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा। तो ये हमारे पास इंक्रीज होता है। अब अगर हमारे पास टाइम पीरियड डेल्टा एल पर डिपेंड करती है तो t कैन बी रिटन एज एल टू द पावर 1/2। अगर मैं इसका रिलेटिव चेंज निकालता हूँ, सो चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर दैट इज इक्वल्स टू, ये हमने यूनिट डायमेंशन में पढ़ा था, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है डेल्टा एल अपॉन एल। रिलेटिव एरर वाला कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, और डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। इट मीन्स दिस इज द रिलेटिव चेंज इन टाइम पीरियड। So this change in time period depends upon the change in temperature. टेम्परेचर चेंज होगा तो टाइम पीरियड चेंज होगा, और वो टाइम पीरियड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अल्फा। तो इसका मतलब ये है कि समर के टाइम जब गर्मियाँ होती है उस टाइम टेम्परेचर बढ़ता है, अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है, तो जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब क्लॉक जो होगी वो स्लो हो जाएगी। और विंटर्स में टाइम पीरियड जो अल्फा है वो टेम्परेचर रिड्यूस होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, कंट्रैक्शन होने से टाइम पीरियड रिड्यूस होगा और क्लॉक जो होगी वो फास्ट हो जाएगी। तो दोनों ही सिचुएशन में वो गलत टाइम देगी। तो अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऐसा मटेरियल चूज़ करते हैं जिसके लिए अल्फा जो है वो टेम्परेचर वेरिएशन के साथ ना बदले। तो अगर मैं इनवार के लिए अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ तो वो टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है, लीनियर कॉफिशिएंट जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो टेम्परेचर वेरिएशन से उसमें कोई चेंज नहीं होता, जनरली अपीयर नहीं होता, बहुत स्मॉल अमाउंट में वेरिएशन क्रिएट होता है। इसीलिए इनवार मटेरियल का ही हम सिंपल पेंडुलम डिज़ाइन करते हैं ताकि जो हमारी जो पेंडुलम क्लॉक्स हैं वो करेक्ट टाइमिंग शो करें। क्लियर? थर्ड इसका एक एप्लीकेशन बताता हूँ। सपोज आपके पास ये एक ब्लॉक है, प्लेट है आपके पास, ये एक, इस प्लेट में एक कैविटी है जिसका रेडियस है r,
और ये जो ब्लॉक है इसका लेंथ है a और इसका ब्रेड्थ है b। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं और इसमें एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन होने के बाद ऑब्वियस सी बात है इसकी लेंथ जो होगी इंक्रीज होगी, इसका ये भी सेक्शन बढ़ेगा। तो जो ये कैविटी है इस कैविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कैविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, इसका साइज भी एक्सपेंड हो जाएगा। अब इसको रिमेंबर कैसे रखना है, आप अपने मोबाइल में कोई भी फ़ोटो हो जब आप उसको जूम करते हो तो इसका मतलब उसमें जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, जितने भी विजिबल पिक्सल्स होते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंड होते हैं। तो सेम फिनोमिना हैपन्स हियर। तो आप इसी तरीके से एज्यूम करो, अगर आपने एक्सपेंशन किया, इसको जूम किया, तो इसमें जो इसका लेंथ और ब्रेड्थ तो इंक्रीज होगा ही, साथ में जो ये सर्कुलर कैविटी है वो कैविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा एक एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज आपको एक इस तरीके से कट के साथ एक रिंग दी हुई है और अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, हीट करता हूँ इसको, तो बताइए इस गैप के साइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो डेफिनेटली गैप का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप इसको जूम कर रहे हो तो साइज इंक्रीज होना है। क्लियर। दूसरा, अगर आपके पास एक सॉलिड डिस्क है आर रेडियस की और एक होलो रिंग है वो भी आर रेडियस की, और दोनों हमारे पास सेम मटेरियल के हैं, और अगर दोनों का टेम्परेचर आपने डेल्टा थीटा इंक्रीज किया तो बताइए कि किसका रेडियस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोनों में एक्सपेंशन बराबर ही होगा, आपने जूम एक साथ किया उनको, इट मीन्स सेम एक्सपेंशन होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर। ये तो हमने सॉलिड्स के केस में लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन किया। लिक्विड्स में क्या होता है, अब जो लिक्विड्स होते हैं और अगर गैसेस की बात करूं तो इनके पास ना तो लीनियर एक्सपेंशन होता ना ही सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता, इनके पास केवल वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। वॉल्यूम एक्सपेंशन होने का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम एक्सपेंशन होने का मतलब ये हुआ कि हमने जब भी कोई लिक्विड या कोई गैस लेनी है तो उसको किसी कंटेनर में डालेंगे, किसी वेसल के अंदर डालेंगे। तो जब हम किसी वेसल के अंदर डालेंगे और जब उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वेसल भी हीट होगा और उसके अंदर जो कंटेंट है लिक्विड है वो भी हीट होगा, तो दोनों में एक्सपेंशन होगा। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में जब हम उसको हीट करेंगे तो सबसे पहले वेसल एक्सपेंड होना शुरू होगा, तो जो लिक्विड होगा वेसल के अंदर उसका लेवल जो होगा वो डाउन हो जाएगा। वो डाउन होने लगेगा तो धीरे 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 लिक्विड भी एक्सपेंड होना शुरू होगा हीट की वजह से। लेकिन उसके बाद क्योंकि लिक्विड्स में जो एक्सपेंशन होगा वो एज़ कम्पेयर टू वेसल, क्योंकि वो सॉलिड है, वो ज़्यादा होगा, तो उसके बाद तेज़ी से क्या होगा, जो हमारे पास लिक्विड है वो उसमें राइज होने लगेगा, तो तब वो उसको गेन कर लेगा। तो इट मीन्स जो लिक्विड के वॉल्यूम में जो इंक्रीज हुआ है वो दो तरीके का हुआ है। तो जो एक्चुअल इंक्रीज होगा वो लिक्विड की में वॉल्यूम में एपरेंट इंक्रीज प्लस जो वेसल है उसके इंक्रीज दोनों के बराबर होगा। तो डेल्टा वी रियल विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वी एपरेंट प्लस डेल्टा वी इन वेसल। तो देखा जाए तो ये तीनों आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह लिक्विड के पास दो तरह के कॉफिशिएंट्स होते हैं। तो पहला कॉफिशिएंट होगा कॉफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, इसको हम गामा ए डिफाइन करते हैं, और दूसरा क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, जिसको हम गामा आर डिफाइन करते हैं। इसके अलावा एक कॉफिशिएंट और होगा, किसका, वेसल का, कॉफिशिएंट ऑफ वेसल, ये होगा गामा वी। और वेसल जो है वो हमारे पास उसमें जो इंक्रीज होगा उसको आप 3 टाइम्स ऑफ अल्फा भी कॉल कर सकते हो, क्योंकि वो हमारे पास सॉलिड है, तो उसका अगर लीनियर एक्सपेंशन दिया है तो आप गामा ऑफ वेसल कैलकुलेट कर सकते हो आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए। तो एक्चुअली में अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो गामा रियल इज इक्वल्स टू गामा एपरेंट प्लस गामा वेसल। तो ये हमारे पास इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है। क्लियर हुआ। तो इसकी हेल्प से अगर मैं कैलकुलेट करूं कि एपरेंट चेंज कितना हुआ वेसल के रेस्पेक्ट में, तो कैसे निकालेंगे। सो देयरफॉर V इक्वल्स टू हाउ मच, V इंटू गामा रियल माइनस
गामा वेसल इंटू डेल्टा थीटा। क्लियर? और मैंने आपको बोला गामा वेसल कितना है, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी एपरेंट इज इक्वल्स टू वी टाइम्स ऑफ गामा रियल माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। सीधा आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका चेंज कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन के कुछ केसेस थे। जब भी हम किसी हॉट बॉडी को किसी कोल्ड बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है कि हीट जो होती है वो हॉट बॉडी से ट्रांसफ़र होती है कोल्ड बॉडी की तरफ, और तब तक ट्रांसफ़र होती है जब तक कि दोनों बॉडीज़ का सेम टेम्परेचर ना हो जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए वो। ठीक है? तो जनरली ये एक्सपेरिमेंट हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। घर के अंदर जब सर्दियों का टाइम होता है तो पानी गर्म करने के लिए गीज़र से पानी लिया, उसमें ठंडा पानी डाला, तो क्या होता है, गर्म पानी ठंडा होता है, ठंडा पानी गर्म होता है और एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाता है, और वो टेम्परेचर आता है जो हमें चाहिए होता है। और इसकी यूनिट क्या हुई हमारे पास, जो एनर्जी की यूनिट होगी मीन्स जूल, और इसको हम कैलोरी में भी पढ़ते हैं। कैलोरी 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। दिस इज द जनरल डेफिनेशन। लेकिन अगर इंटरनेशनल डेफिनेशन की मैं बात करूं तो 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड द कैलोरी। डिफरेंस अभी भी 1 डिग्री सेल्सियस का ही है, लेकिन वो 1 डिग्री सेल्सियस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कंसिडर किया उन्होंने। दिस इज द इंटरनेशनल। अगर मैं किलो यूनिट की बात कर किलो कैलोरी की बात करता हूँ तो किलो कैलोरी में हम 1 kg ऑफ वाटर यूज कर लेंगे। कैसे? 1 kg ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रेज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड 1 किलो कैलोरी। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इट इज डिनोटेड बाय G। तो जूल्स लॉ क्या कहता है? जूल ने कहा था कि वर्क may be converted into heat and heat can be converted into work. So the ratio of work done to the heat produced is always a constant. Is always a constant, and this constant is called J, mechanical equivalent of heat. So as per the rule, this work should always be in joule and the heat produced should be always in calorie. So mechanical equivalent of heat converts joule into calorie or or calorie into joule. So basically mechanical equivalent of heat J, that is not a physical quantity but it is just a conversion factor. So जो ये क्या करता है, हमारे पास वर्क को हीट में और हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। इसकी वैल्यू होती है 4.18 जूल पर कैलोरी, और जनरली जब कैलकुलेशन करते हैं तो 4.2 भी ले लेते हैं इसको। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? किसी सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन रेज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। सो द energy required to raise the temperature of a unit mass of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called its specific heat. Specific heat में substance की state वही रहती है, liquid liquid ही रहेगा, गैस गैस ही रहेगी, solid solid ही रहेगा, but इसका temperature increase हो जाएगा। For example, आप water को boil करते हो, so the process is specific heat, जब तक water vapor में convert नहीं होता। जैसे ही state change होती है तो वहाँ पर स्पेसिफिक हीट के साथ एक हीट और आ जाएगी जिसको हम बाद में पढ़ेंगे भी, लेटेंट हीट क्या होती है। तो स्पेसिफिक हीट को स्मॉल s या स्मॉल c से डिफाइन किया जाता है। ठीक है? सपोज हमारे पास कोई सब्सटेंस है जिसका मास है m,
और इसका टेम्परेचर थीटा से आपने थीटा प्लस डेल्टा थीटा कर दिया। कैसे किया? आपने कुछ अमाउंट ऑफ हीट दिया होगा, मान लीजिए आपने डेल्टा क्यू हीट उसको सप्लाई करी। तो इस केस में जो इसकी स्पेसिफिक हीट होगी वो क्या होगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन? C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन m इंटू डेल्टा थीटा। यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या यूनिट अमाउंट से इंक्रीज करने के लिए जो हीट सप्लाई करी दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। तो अगर मैं इसको करेक्ट करता हूं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी इंटू डेल्टा थीटा। सो किसी भी सब्सटेंस के m अमाउंट को डेल्टा थीटा टेम्परेचर से रेज करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ m मास सब्सटेंस बाय द अमाउंट ऑफ डेल्टा थीटा। क्लियर? स्पेसिफिक हीट की जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास जूल पर केजी केल्विन या कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्लियर? जैसे वाटर के लिए अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करता हूँ, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या इसको हम 4200 जूल पर केजी केल्विन भी लिखते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? चलिए आगे चलते हैं। जो स्पेसिफिक हीट होती है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ये प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, ये वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है, और ये किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। तीनों पर डिपेंड करती है। सॉलिड्स और लिक्विड्स की जो स्पेसिफिक हीट का मेजरमेंट होता है वो जनरली कांस्टेंट प्रेशर पे किया जाता है, और जो गैसेस की स्पेसिफिक हीट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको कांस्टेंट प्रेशर पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए जो गैसेस के केस में जो स्पेसिफिक हीट आती है वो दो तरीके की होती है। एक को लिखते हैं हम Cp, एक को लिखते हैं हम Cv। Cp इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और Cp और Cv में एक रिलेशन होता है जिसको मेयर्स फॉर्मूला कहा जाता है। Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, वेयर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट मींस दिस Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। किसी गैस की स्पेसिफिक हीट को आप 0 से लेके इंफिनिटी तक कहीं पर भी वेरी कर सकते हैं, तो कोई फिक्स्ड नहीं होती हमारे पास। क्लियर? नेक्स्ट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। जस्ट लाइक स्पेसिफिक हीट, अगर हमें मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है तो मोलर स्पेसिफिक हीट इज द स्पेसिफिक हीट फॉर 1 वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन रेज करने के लिए जो ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कैलकुलेट करेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट। आप जो स्पेसिफिक हीट लेते हैं उसको सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगी? मोलर हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन म्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा थीटा, वेयर म्यू इज कॉल्ड वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या हो गया ये हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स। दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है आप इजीली इसको मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हो। तो डेल्टा क्यू बिकम इक्वल्स टू म्यू सी इंटू डेल्टा थीटा। नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं तो मोलर स्पेसिफिक हीट आती है, और अगर मास की बात करते हैं ग्राम में तो हम स्पेसिफिक हीट यूज करते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट की यूनिट हो जाएगी जूल पर मोल केल्विन। क्लियर? नेक्स्ट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं। थर्मल कैपेसिटी क्या होता है? हमने अभी तक बोला कि यूनिट मास का टेम्परेचर रेज करें। अगर हमारे पास कोई पूरा सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करना है, देन द हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी और द थर्मल कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक 1 kg वाटर है, तो 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड द थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। और 1 kg वाटर में यूनिट
मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्मल कैपेसिटी हुई उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है, मास से मल्टीप्लाई कर देना है। सो हम मास को मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, स्पेसिफिक कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गई, थर्मल कैपेसिटी मिल गई। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या कैलोरी पर केल्विन, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2T-2K-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी। लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट तब आता है जब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज करता है। हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, एक होती है हमारे पास सॉलिड, एक होती है हमारे पास लिक्विड, एक होती है हमारे पास गैस। किसी सॉलिड की स्टेट में ही अगर आप 0 डिग्री से कोई और टेम्परेचर चेंज कर रहे हो देन वी यूज स्पेसिफिक हीट। लेकिन जब उसको सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, तो जब भी किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है तो वो हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में चेंज हुई, 0 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस के वेपर में कन्वर्ट हुआ, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस में। तो बेसिकली जब हमारे पास स्टेट चेंज होती है उस टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टेट चेंज करने के लिए हम जो हीट सप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। क्लियर? तो अब जब वो टेम्परेचर जो कांस्टेंट होता है उसमें जब स्टेट चेंज होती है तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, या तो मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे या बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सॉलिड टू लिक्विड की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास लिक्विड टू गैस, या तो हमारे तो जब हम लिक्विड टू गैस की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा या वेपोराइजेशन आ जाएगा। लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट तब होती है जब हम स्टेट चेंज करते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, किसी सब्सटेंस के मास का, किसी सब्सटेंस के यूनिट मास को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए हम जो हीट सप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। और जरूरी नहीं कि हीट सप्लाई होगी, हीट सप्लाई हमें हीट रिलीज भी हो सकती है और हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जब हम मेल्टिंग या फ्रीजिंग की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, जब सॉलिड टू लिक्विड हमारे पास स्टेट चेंज होती है या लिक्विड से हम गैसेस की तरफ जाते हैं तो उस केस में हीट एब्जॉर्ब होती है, और जब हम गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं तब उस टाइम हीट रिलीज होती है। तो सीधी सी बात है, जब हमारे पास डेंसिटी रिड्यूस हो रही है तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और जब डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास हीट रिलीज हो रही है। क्लियर? तो मेल्टिंग पॉइंट हीट एब्जॉर्ब, बॉइलिंग पॉइंट हीट रिलीज। तो इस तरीके से हमारे पास इस स्टेट के लिए लेटेंट हीट कुछ और होगी, इस स्टेट के लिए लेटेंट हीट कुछ और होगी। सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन is the quantity of heat required to change 1 kg mass of substance from solid to liquid at its melting point. For example जैसे हम आइस की बात करते हैं तो आइस के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो कितनी होती है, 80 किलो कैलोरी पर केजी, और अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 80 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर? इसी तरीके से होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं एलवी। सो एलवी क्या हुआ, किसी भी सब्सटेंस के 1 केजी मास को लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, कहां पर, बॉइलिंग पॉइंट पर कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर मैं वाटर के लिए कैलकुलेट करता हूं, वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो अब इससे हमारे पास दो चीज़ें होगी, बहुत सारे हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ कर ली, जैसे मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग मतलब सॉलिड जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग, और जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे कन्वर्जन होता है दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, बॉइलिंग का मतलब ये हुआ जब लिक्विड जो है वो इवेपोरेट हो जाता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग। तो बॉइलिंग जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है दैट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। तो जब लिक्विड बॉयल होता है तो उस केस में हमारे पास जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा।
प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हम हिली एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। इसीलिए वहाँ पर हम प्रेशर कुकर वगैरह का कॉन्सेप्ट लिया, वहाँ पर प्रेशर बढ़ा दिया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, खाना जल्दी बन जाता है। तो इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ही फास्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इवेपोरेशन उतना ही रैपिड हो जाएगा, ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होने से इवेपोरेशन बढ़ता है। यही रीज़न है कि वैक्यूम में इवेपोरेशन फास्ट होता है। क्लियर हुआ? तो इवेपोरेट करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड द हीट ऑफ इवेपोरेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का वेपर में डायरेक्ट कन्वर्जन इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट हमारे पास वेपर में कन्वर्ट होता है दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल कैम्फर, तो नॉर्मल कंडीशन में जब कैम्फर हो गया या अमोनियम क्लोराइड हो गया वो सब्लिमेट हो जाता है हमारे पास हल्का सा हीट करने पे। या जैसे अगर हम मून की सरफेस पर हम आइस ब्लॉक्स को देखते हैं तो आइस ब्लॉक जो सब्लिमेट हो जाते हैं वेपर में, क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत लो होता है। सो दिस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का जो उल्टा होता है, रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन, दैट इज कॉल्ड होअरफ्रॉस्ट। होअरफ्रॉस्ट इज डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड। क्लाउड्स का एकदम से स्नो में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड द होअरफ्रॉस्ट प्रोसेस। क्लियर हुआ? इसी में एक टर्म और होता है कंडेंसेशन। किसी गैस या वेपर का लिक्विड स्टेट में जब कन्वर्जन होता है दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। क्लियर? और जब हम हीट करेंगे तो ये वापस हमारे पास प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, यानी जो लिक्विड है वो वापस कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वेपर और गैस में। क्लियर हुआ? ये कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, इसको फेजर डायग्राम भी कॉल किया जाता है। तो फेजर डायग्राम को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द फेज ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की फेज क्या होती है, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस अपनी स्पेसिफिक स्टेट को एक्सप्लेन करता है तो उसको बोलते हैं उसका फेज। फॉर एग्जांपल जैसे मैं वाटर की बात करता हूँ, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड फेज हो गया हमारे पास। तो इसमें जितनी भी फिजिकली कंडीशंस होगी वो सारी सेपरेट है, मैकेनिकल कंडीशंस भी सारी सेपरेट है लिक्विड और सॉलिड और वेपर के रेस्पेक्ट में। तो दिस इज कॉल्ड द फेज। तीन अलग अलग फेज बनी, सॉलिड हो गई, लिक्विड होगी, गैस होगी। और इन तीनों फेज को जो सेपरेट करता है, जो डिफाइन करता है, दैट इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में जनरली तीनों टर्मिनोलॉजी होती है, प्रेशर भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, टेम्परेचर भी होता है। लेकिन हम जनरली वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करते। सो द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड द टेम्परेचर गिव्स फेज डायग्राम। तो इसमें से क्या करते हैं हम, एक्स एक्सिस पर हम रखते हैं टेम्परेचर को और वाई एक्सिस पर रखते हैं हम प्रेशर को। तो इनके बीच में जब हम डायग्राम प्लॉट करते हैं किसी भी सब्सटेंस का, फॉर एग्जांपल वाटर का ले लिया आपने या ऑयल का ले लिया, किसी का भी लिया, तो वो उसकी तीनों स्टेट्स को एक्सप्लेन करेगा, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसेस भी। सो दिस डायग्राम इज कॉल्ड फेज डायग्राम। क्लियर हुआ? अब फेज डायग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है? फेज डायग्राम्स हमें ये बता देगा कि किस किस कंडीशन में, किस किस डिफरेंट फेज में जो इक्विलिब्रियम आ रहे हैं उनके लिए कंडीशंस क्या क्या होंगी, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे अभी मैं वाटर का एक केस करके दिखाऊंगा आपको, वहां से आप समझ जाएंगे। ठीक है? अगर आपको किसी एक फेज को चेंज करना है दूसरी फेज में, तो उसके लिए हमें क्या क्या हमारे पास कन्वीनियंट वेज हैं, किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, तो वो हमारे पास फेजर डायग्राम से इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। और अभी मैंने जो आपको होअरफ्रॉस्ट, सब्लिमेशन और ये सारी चीज़ें, बॉइलिंग, ये सब हम फेजर डायग्राम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे वाटर के केस में एक फेज डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने वाटर के केस में एक फेज डायग्राम बनाया है। इस फेज डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास तीन डिफरेंट स्टेट्स हैं, तीन लाइन्स हैं। जो हमारी ग्रीन लाइन है वो बेसिकली हमें क्या एक्सप्लेन कर रही है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन लाइन, होअरफ्रॉस्ट लाइन। इसके लेफ्ट साइड में सॉलिड स्टेट होती है और इसके राइट साइड में वेपर स्टेट होती है। उसी के साथ पर्पल वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड द वेपोराइजेशन लाइन और द स्ट्रीम लाइन। इसकी मतलब ये हुआ कि इसके लेफ्ट साइड में, अपर साइड में लिक्विड स्टेट होती है और नीचे वेपर स्टेट होती है। इसी तरीके से थर्ड है आइस लाइन, जिसको फ्यूजन लाइन भी बोलते हैं। इसका लेफ्ट साइड होता है सॉलिड स्टेट और इसका राइट साइड होता है लिक्विड स्टेट। तो मैंने भी क्या बोला था, जब सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्जन होता है दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन,
और इसका रिवर्स होता है होवर फोर्स्ड, दैट्स वाई दिस इज द बाउंड्री कंडीशन। इसी तरीके से ये वाली कंडीशन लिक्विड और वेपर के केस में, तो ये वेपराइजेशन हो गया। सॉलिड और लिक्विड के केस में ये हमारे पास फ्यूजन हो गया। तो तीनों स्टेट्स यहाँ पे एक्सप्लेन हुई। अब ये जो तीनों लाइनें जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल पॉइंट की बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, जब मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर इनको नॉमेनक्लेचर दे देता हूँ। सपोज आई कॉल दिस पॉइंट ए and I call this point B, I call this point C and I call this point D। तो आपके पास यहाँ पर तीन हमारे पास अलग अलग लाइंस हो गए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किस लाइन की, लाइन ए बी की। लाइन ए बी और लाइन ए डी के बीच का जो स्टेट है दैट इज कॉल्ड द सॉलिड स्टेट, यानी आइस स्टेट की बात कर रहा है वाटर की। अब अगर मैं लाइन ए बी और लाइन AC के बीच की बात करता हूं तो ये हमारे पास लिक्विड स्टेट की बात करता है। लिक्विड स्टेट का मतलब वाटर ही है हमारे पास, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, लाइन AC और लाइन AD के बीच का जो रीजन है दैट इज वेपर। तो ये हमारे पास वाटर वेपर की स्टेट को, गैसेस फेज को एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर हुआ? तो अब यहां पे देखिए, अब इस कर्व AB की अगर मैं बात करता हूं, अलोंग दिस कर्व AB ice and water are in equilibrium. Clear? So this curve is called fusion curve or ice curve. So as the melting point decreases, ice का जैसे अगर आप melting point decrease करोगे, तो अगर melting point decrease हो रहा है तो it means उसका pressure increase हो रहा है। So that's why we called it, with increase in pressure the melting point decreases. So it means प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ, जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, तो यानी इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। और जब प्रेशर हमारे पास डिक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट फेवर्स द प्रेशर व्हाइल मेल्टिंग पॉइंट अपोजेस द प्रेशर। तो यहाँ से ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आया वाटर के केसेस में। क्लियर हुआ? अब ट्रिपल पॉइंट, अब जो ये हमारे पास जो ट्रिपल पॉइंट ऑब्जर्व हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में जब हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं तो वो लगभग 6.6 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर के आसपास आता है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर निकल के आता है वो आता है 273.16 केल्विन। तो ये हमारे पास एक यूनिक कंडीशन एक्सप्लेन करता है। और यहां से मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिफाइन कर सकता हूं। तो अपर फिक्स्ड पॉइंट हम क्या लेते हैं केल्विन स्केल में, 273.16, और लोअर को क्या लेते हैं 0 केल्विन, ठीक है ना। तो 1 केल्विन को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो 1 केल्विन टेम्परेचर इज द 1/273.16 पार्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर हुआ? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो फेज डायग्राम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्सटेंस की डिफरेंट स्टेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट। सो ये मैंने एक हीट कर्व बनाया है कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, उसका कुछ अमाउंट दिया हुआ है, कुछ मास दिया हुआ है, और मैं अगर उसको हीट देता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो वो पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए इस कर्व में कि सबसे पहला जो रीजन है O से A तक, ये O हमारे पास सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है। तो जब आपने इसको हीट सप्लाई करी तो इससे क्या हुआ, इसका टेम्परेचर चेंज हुआ। तो O से लेकर जब हम A तक गए तो यहाँ पर हमने उसका टेम्परेचर चेंज किया। तो टेम्परेचर के चेंज होने से विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, जो हमारे पास सॉलिड को हीटिंग मिली। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, स्पेसिफिक हीट का प्रोसेस है। तो जो स्लोप होता है, वो स्लोप जो होगा वो स्पेसिफिक हीट को रिलेट करेगा कहीं ना कहीं। उसके बाद जब हम पॉइंट ए पर आ गए तो ए फॉर एग्जांपल 0 डिग्री ऑफ आइस, 0 डिग्री आपके पास -28 डिग्री आइस को मैं 0 डिग्री आइस पे लेके आ गया। अब 0 डिग्री आइस को मैं वाटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से ए से लेके बी तक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो आइस मेल्ट होगी, किसमें, वाटर में, लिक्विड में मेल्ट होगी। सो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा दिस इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट।
तो ये क्या बता रहा है, स्टेट चेंज होने की कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब जितनी देर तक ये लाइन हमारे पास, जितनी लेंथ होगी इस लाइन की, वो लाइन की लेंथ डिफाइन करेगी उसकी लेटेंट हीट के पैरामीटर को। क्लियर। उसके बाद जब हमारे पास वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, तो उस केस में 0 डिग्री सेल्सियस का आइस कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे। अब 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर टेम्परेचर रेज करके पहुंचा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट पर 100 डिग्री सेल्सियस, अगेन स्पेसिफिक हीट। और यहाँ पर C से D तक फिर हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद उसमें यूज होगी हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और उसके बाद यहाँ से ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग कर्व। अब यहाँ पर इन कर्व में जो स्लोप ऑफ लाइन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट। तो स्लोप ऑफ लाइन जितनी ज़्यादा होगी स्पेसिफिक हीट उतनी ही कम हो जाएगी। दूसरा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें स्लोप हमारे पास 0 है, तो उस केस में लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स द लेटेंट हीट पैरामीटर। क्लियर। तो अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर मैं इनका जो स्लोप कैलकुलेट करता हूँ तो वो स्लोप कितना आता है हमारे पास, एंगल 0 हुआ तो स्लोप हो गया इन्फिनिटी। और अगर स्लोप इन्फिनिटी बना तो इसका मतलब क्या, उनकी स्पेसिफिक हीट हमारे पास होगी नहीं, तो इनके पास स्पेसिफिक हीट नहीं होती। क्लियर। या मैं कह सकता हूँ कि इनकी स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट हो गई। क्लियर हुआ। सो दिस इज द हीट कर्व। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री बेसिकली लॉज ऑफ मिक्सचर भी कहलाता है, और ये क्या एक्सप्लेन करता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर्स पर दो बॉडीज़ को मैं आपस में मिक्स करता हूँ, तो हायर बॉडी टेम्परेचर से बॉडी हीट का जो ट्रांसफ़र होगा वो लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ होगा, तब तक जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर कॉमन ना हो जाए, मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। तो जो हायर टेम्परेचर बॉडी होती है वो हीट रिलीज करती है, और जो लोअर बॉडी टेम्परेचर होती है वो हीट एब्जॉर्ब करती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हीट गेन बाय लोअर बॉडी टेम्परेचर is equals to heat lost by a higher body temperature. This is simply the principle of calorimetry. Clear? तो एक तरह से देखा जाए कि जितना हीट बॉडी ने गेन किया है दूसरी बॉडी ने उतना रिलीज किया है, तभी तो गेन किया। इट मीन्स बेसिकली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही बात कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास यहाँ पर 3 टेम्परेचर आएंगे। एक टेम्परेचर आएगा हमारे पास लोअर बॉडी का टेम्परेचर, एक टेम्परेचर आएगा मेरे पास हायर बॉडी का टेम्परेचर, और एक टेम्परेचर होगा जो हमारे पास उन दोनों के मिक्सचर का होगा। मैं कॉल करता हूँ उसको टीएम, मिक्सचर का टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिक्सचर का टेम्परेचर इन दोनों टेम्परेचर से कहीं ना कहीं मिड में लाई करेगा। तो मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो लोअर बॉडी के टेम्परेचर से तो ज़्यादा होगा, लेकिन हायर बॉडी के टेम्परेचर से कम होगा। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा वो हायर बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं हो सकता, लोअर बॉडी के टेम्परेचर से कम नहीं हो सकता, वॉल्यूशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल किस तरीके के होते हैं मैं एक बार आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। ये देखिए, आपको नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 ग्राम आइस at 0 degree Celsius is mixed with 5 gram of steam at 100 degree Celsius. What is the final temperature? तो आपके पास 5 ग्राम आइस है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और 5 ग्राम स्टीम है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है। इन दोनों को आपने मिक्स किया। तो जब स्टीम को आइस के साथ मिक्स करेंगे तो आइस मेल्ट होगी। तो जब आइस मेल्ट होगी तो इट मीन्स टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, लेकिन स्टीम अपना टेम्परेचर रिड्यूस करेगी। सो देयर विल बी अ कॉमन टेम्परेचर। तो ही इज आस्किंग व्हाट इज द कॉमन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइस का टेम्परेचर 100 डिग्री रेज करने में कितनी एनर्जी चाहिए। सो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ आइस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम आइस के लिए कैलकुलेट, सो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस को अगर मुझे स्टीम में कन्वर्ट करना है, सो 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर मुझे आइस को 100 डिग्री सेल्सियस पर लेके आना है, तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले
उसका एक लेटेंट हीट कन्वर्जन करना पड़ेगा लिक्विड में, फिर उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो हीट आएंगी, एक आ जाएगी m इंटू एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, प्लस दूसरा क्या आ जाएगा स्पेसिफिक हीट mc डेल्टा टी। यहाँ पर मास किसका लेना है हमें, आइस का लेना है। तो मास ऑफ आइस इज 5 ग्राम, आइस की लेटेंट हीट 80 प्लस 5 ग्राम, specific heat 1 gram, and the temperature increase 0 to 100 degree Celsius, that is 100। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ that is 400 plus 500 that is equals to 900 कैलोरी। इतनी हीट चाहिए, इतना एनर्जी हमें चाहिए आइस के टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस तक रेज करने के लिए। अब स्टीम जो है वो कितनी हीट प्रोवाइड करेगी जब वो कंडेंस होगी, क्योंकि हीट जो स्टीम जो है वो कंडेंस होगी, वो कितनी हीट प्रोवाइड करेगी। सो हीट गिवन बाय स्टीम व्हेन कंडेंस्ड, सो कितनी हो जाएगी हीट, मास ऑफ स्टीम इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो मास कितना है 5 ग्राम, और मैंने कितना बोला था लेटेंट हीट 540। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2700 कैलोरी। अब आप एक बात बताइए कि अगर स्टीम कंडेंस्ड होती है 0 डिग्री तक तो 2700 कैलोरी की हीट रिलीज करेगी, और आइस को मेल्ट होना है तो वो 900 कैलोरी चाहिए। इट मीन्स ये जो स्टीम की जो हमारे पास हीट जो अमाउंट है दैट इज मच ग्रेटर देन आइस। तो इसका मतलब ये होगा कि सारी की सारी स्टीम जो है वो कन्वर्ट होगी ही नहीं, कुछ ना कुछ स्टीम जो है वो अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगी। तो इसका मतलब जो होगा मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि कुछ स्टीम अभी नहीं बदली है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो मिक्सचर 100 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर शो करेगा। क्लियर हुआ। कह रहे हैं कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 40 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। और आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है। देखिए -20 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो दो अलग अलग स्टेट्स हैं, तो पहले स्टेट्स चेंज होगी। पहले -20 डिग्री सेल्सियस आइस कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस पर, यहां पर आएगी इसकी स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट आ जाएगी ms डेल्टा टी करके। क्लियर, आई कॉल दिस हीट Q1। फिर 0 डिग्री सेल्सियस आइस को मैं कन्वर्ट करूंगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर, यहां पर आ जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर। फिर 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर का टेम्परेचर रेज होगा 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में, फिर यहाँ पे स्पेसिफिक हीट आएगी वाटर के केस में, दैट इज अगेन ms डेल्टा टी। तो टोटल जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। दिस विल बी योर आंसर। ऐसे करेंगे इसको, मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले आईसी केस में आपको पास कितना अमाउंट दिया है 40 ग्राम। 40 ग्राम का मतलब 0.04 kg। क्लियर। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना दिया है 2100, और टेम्परेचर रेज -20 से 0 यानी 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेज है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1680 जूल। अब हमारे पास इसकी लेटेंट हीट निकालनी है, किसकी, आइस की। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है हमारे पास 0.336 इंटू 10⁻⁶। मास कितना दिया है 0.04। कितना हो जाएगा हमारे पास सॉल्व करके 13440 जूल। अब इसका वाटर का टेम्परेचर, अब यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आ जाएगी। मास कितना है हमारे पास, मास नहीं बदला, 0.04 kg ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट इज 4200 जूल पर केजी, और टेम्परेचर अगेन 20 डिग्री सेल्सियस।
सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3360 जूल. सो देयरफॉर योर टोटल heat will be equals to 1680 plus 13440 plus 3360, that is equals to 18480 joule. Clear? This is the heat required to raise the temperature of 40 gram of ice at minus 20 degrees Celsius to 40 gram of water at 20 degrees Celsius. This is the process through which we can calculate the temperature change. Clear? So जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पर हम हीट ट्रांसफ़र के डिफरेंट मोड्स पढ़ेंगे कि कंडक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, और वो पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है.